स्वागत है आप सबका फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है हाइपोथेसिस का निर्माण करना, परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना को कैसे बनाया जाए, परिकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, परिकल्पना को किस तरीके से हम एवेल्युएट करें, इन सब मुद्दों पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात की जो शुरुआत हम करेंगे वो हम करेंगे मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसका अर्थ क्या होता है हाइपोथेसिस का, इसका मीनिंग क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस शब्द जो है वो हाइपो और थीसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जिसमें हाइपो शब्द का मतलब होता है संभावित या प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल या संभावित। और जो थीसिस शब्द है उसका मतलब होता है कथन। तो शाब्दिक अर्थ के तौर पर अगर परिकल्पना को देखा जाए तो परिकल्पना का मतलब हुआ संभावित कथन। अब क्योंकि हाइपोथेसिस फॉलो करती है प्रॉब्लम को, तो ये हमेशा ही किसी समस्या के बारे में होता है, उस समस्या के समाधान के बारे में होता है। कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है और जब हम उसे अनुसंधान कार्य के लिए चुन लेते हैं कि अब इस टॉपिक पर हम रिसर्च करने वाले हैं, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन, परिकल्पना का निर्माण करना। और वो परिकल्पना हम बनाते हैं इसलिए ताकि हमें शोध में सही दिशा मिल सके, हम एक सही स्ट्रेटजी का चुनाव कर सकें और हम इस बात को निर्धारित कर सकें कि आगे का हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो किस तरीके से चलने वाला है, शुरू होने वाला है। तो परिकल्पना एक ऐसा संभावित समाधान होता है हमारी प्रॉब्लम का जो हमें दिशा देता है, जो हमारे शोध कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अब इसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। और वो परिभाषाएं क्या हैं, उससे परिकल्पना का स्वरूप अच्छे से स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने। वो हम अभी देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिकल्पनाओं में की जो परिभाषाएं हैं उनमें से सबसे पहली जिस परिभाषा पर हम लोग बात कर रहे हैं वो परिभाषा है जेसी टाउनसेंड। जेसी टाउनसेंड बहुत ही आसान और बहुत ही स्पष्ट परिभाषा जेसी टाउनसेंड की है। जेसी टाउनसेंड कहते हैं कि अ हाइपोथेसिस इज अ सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम। अ हाइपोथेसिस is a suggested answer to the problem। किसी भी समस्या का संभावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। जो हम कोई प्रश्न हमारे सामने था जिसको हमने चुना अध्ययन के लिए और उसका टेंटेटिव आंसर जो हमने दिया कि यार इसका जवाब ये हो सकता है, उसको हम परिकल्पना कहते हैं। एक और परिभाषा को जरा देखते हैं हम। वो परिभाषा है मैकग्यूगन की। मैकग्यूगन मैकग्यूगन कहते हैं परिकल्पना को परिभाषित करते हुए अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहां पर थोड़ी और स्पष्टता की बात आ जाती है। अ हाइपोथेसिस, दो तीन बातें इन्होंने नहीं कही। हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, टेस्टेबल
स्टेटमेंट टेस्टेबल स्टेटमेंट है, तो पहली बात तो ये टेस्टेबिलिटी पर जोर देते हैं कि जिसका जिसका टेस्ट किया जा सके, जिसका परीक्षण किया जाए। हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप, potential relationship between two variables, दो चरों के बीच जो पोटेंशियल रिलेशनशिप है उसके बारे में एक टेस्टेबल स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो दो बातों पर इन्होंने बहुत जोर दिया है, एक तो टेस्टेबल और दूसरे दो वेरिएबल का रिलेशनशिप। ये दो चीजें आपस में किस तरीके से रिश्ता रखती हैं, किस तरीके से उनमें संबंध है। एक और परिभाषा हम लेते हैं और उसके बिना अनुसंधान की बात अधूरी रहती है हमेशा, और वो परिभाषा हम ले रहे हैं कर्लिंगर। कर्लिंगर साहब कैसे परिभाषित करते हैं परिकल्पना को या हाइपोथेसिस को, जरा देखते हैं हम। कर्लिंगर कहते हैं कि अ हाइपोथेसिस इज अ कंजक्चरल स्टेटमेंट। अ हाइपोथेसिस is a conjectural statement, conjectural statement of the relationship of the relationship between two or more variables, between two or more variables। परिकल्पना वह संबंधात्मक कथन है, वह संयोजक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है। तो कुल मिलाकर इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है इन परिभाषाओं को देखने से और शाब्दिक अर्थ को देखने से कि परिकल्पना अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या का संभावित उत्तर होता है और इसमें उन चरों के संबंधों के बारे में संभावना व्यक्त की जाती है जिनको अध्ययन के लिए चुना जाता है। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छी परिकल्पना की, सबसे पहले इस पर हम बात करें। ठीक है, बहुत सारी हैं, मुख्य मुख्य को हम ले रहे हैं। पहली जो विशेषता है वो है a hypothesis should be testable। एक परिकल्पना को परीक्षणीय होना चाहिए कि वो एक शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत होकर गुजर सके, जिसका हम परीक्षण कर सकें, जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकें। परिकल्पना इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिसका अध्ययन ही नहीं किया जा सके। अमूर्त नहीं हो सकती परिकल्पना, मूर्त ही होगी, क्योंकि चरों के रिलेशन को बता रही है। और चर का मतलब कोई भी प्रत्यय, कोई भी कंस्ट्रक्ट जब कॉन्क्रीट फॉर्म में, मेजरेबल फॉर्म में आ जाता है तब उसको कहते हैं। तो टेस्टेबल होनी चाहिए, उस पर अध्ययन किया जा सके, इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषताएं क्या बताई हैं? जनरल हार्मनी विद अदर हाइपोथेसिस। उस क्षेत्र की जो दूसरी परिकल्पनाएं बनाई गई हैं उनके साथ उसका तालमेल होना चाहिए। जैसी पहले बनी है लगभग उसी के साथ मिलती जुलती परिकल्पना ही होनी चाहिए, एनालॉजी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या विशेषता है परिकल्पना के साथ? पार्सिमनी।
पार्सिमनी की बात हमने करी थी काफी डिटेल में। मितव्ययता, कम से कम खर्चे में, कम से कम श्रम में, कम से कम ऊर्जा में सटीक उत्तर हमको मिलने चाहिए। हमारी शोध की जो प्रक्रिया है वो मितव्ययी हो, ऐसी परिकल्पना का हमें निर्माण करना चाहिए। और क्या है चौथा, आंसर टू द प्रॉब्लम। परिकल्पना इस तरीके की हो जो समस्या का समाधान हो, समस्या का उत्तर हो। ये भी परिकल्पना की विशेषता है। और क्या है नेक्स्ट, लॉजिकल सिंपलिसिटी। लॉजिकल सिंपलिसिटी, तार्किक सामान्यता होनी चाहिए, तर्क के आधार पर, विवेक के आधार पर वो ठीक होनी चाहिए, है ना। तर्क बुद्धि के हिसाब से चीज होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, और क्या है इसकी विशेषताएं, हाइपोथेसिस शुड बी क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होनी चाहिए। चरों के संबंध की बात हो रही है तो मात्रा की भी बात आ जाएगी, मात्रात्मक होनी चाहिए। गुणात्मक शोध कार्यों में परिकल्पनाओं का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, हालांकि बनती हैं, पर उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है क्योंकि वो पूर्व धारणाओं के रूप में, अवधारणाओं के रूप में वो सामने आती हैं। इसीलिए मात्रात्मक होना बहुत आवश्यक है, तभी वो टेस्टेबल होगी, तभी एम्पिरिकल होगी, तभी उस पर रिसर्च की सारी प्रोसेस हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। परिकल्पना इस तरीके की हो जो चरों के ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बात करती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, रिलेटेड टू द ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से चरों को हम किसी शोध कार्य में ऑपरेट करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरीके से घटाने और बढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से उनको मेजर करने वाले हैं, ऑपरेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है विशेषता, इक्वल चांस टू बी रिजेक्ट और एक्सेप्ट। ये बहुत अच्छी बात कही गई है इस विशेषता के अंतर्गत कि बराबर संभावनाएं होनी चाहिए परिकल्पना की कि वो स्वीकृत भी हो सके और अस्वीकृत भी हो सके, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल, पुष्ट योग्य होनी चाहिए, उसको हम वेरीफाई कर सकें बार 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 बार, अगर हम उस शोध को दोहराएं तो हमें परिणाम समान आए, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं परिकल्पना की। एक और लिख सकते हैं, स्पेसिफिक होनी चाहिए, विशिष्ट भी होनी चाहिए अपनी समस्या के संदर्भ में, अपने अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में उस परिकल्पना को विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हुई सब परिकल्पना की। अब थोड़ा सा एक मुद्दे पर और इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, और वो मुद्दा है फंक्शंस ऑफ अ हाइपोथेसिस। आखिर हाइपोथेसिस करती क्या है, ठीक है। क्या काम है शोध कार्य में, क्या काम होता है हाइपोथेसिस का, और इन जनरल हाइपोथेसिस काम क्या करती है, ठीक है। बहुत सारे काम करती है हाइपोथेसिस, कौन कौन से, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हम यहां पर जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम परिकल्पना का, जब हम शोध कार्य के बारे में बात कर रहे थे बिल्कुल शुरुआती स्थिति में, तब हमने बात की थी कि विज्ञान का सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी।
और किसी भी थ्योरी का निर्माण बिना परिकल्पना के पुष्ट किए या रिजेक्ट किए बिना नहीं किया जा सकता। तो डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी, सिद्धांत के निर्माण में परिकल्पना सहायक होती है, ये भी बात कही जाए। ठीक है, और क्या कर सकती है परिकल्पना, और क्या करती है? दूसरा काम इसका देखिए सर, इट ब्रिंग्स स्पेसिफिसिटी, इट brings specificity and clarity, specificity and clarity to your study. अध्ययन में विशिष्टता और स्पष्टता लाती है। जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में हमको लेकर जाती है कि ये रास्ता है हमारा, उन्हीं रास्तों को हमें सूक्ष्मता के साथ फॉलो करना है। और जब सूक्ष्मता हमें पता लग जाती है तो ऑटोमेटिकली चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि हमारी डिजाइन किस तरीके से होगी, वेरिएबल का ऑपरेशन किस तरीके से होगा, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे दी जाएंगी, इवेल्युएशन कैसे होगा डेटा का, वो सब चीजें हमें पता लग जाती हैं। तो स्पेसिफिसिटी और क्लैरिटी अनुसंधान कार्य में लाना परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण कार्य। थोड़ा और आगे चलते हैं। इट एनहांस द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी, तीसरा, इट एनहांस द वैलिडिटी ऑफ द स्टडी, किसी भी अध्ययन की वैधता को ये बढ़ा देती है परिकल्पना निर्माण के आधार पर, क्योंकि हम परिकल्पना निर्माण के साथ पूरे शोध की प्रक्रिया का निर्धारण कर रहे होते हैं, स्टेप्स को पक्का कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल प्रोसीजर है किसी भी एक्सपेरिमेंट का या किसी भी रिसर्च का, उसको स्पेसिफाइड बना रहे होते हैं हम, उसको वैज्ञानिक क्राइटेरिया के आधार पर बना रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शोध है वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो वैलिडिटी ये लेकर आती है। और क्या करती है ये? और ये करती है इनहेंस द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस enhance the objectivity of the study। ऑब्जेक्टिविटी का मायने क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मायने लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब ये भी परिणामों के संदर्भ में भी हो सकती है और प्रक्रियाओं के संदर्भ में भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस में हमारी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, क्योंकि वैलिडिटी बढ़ेगी तो ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्रयोगात्मक बात है परिकल्पना के बारे में, और वो क्या है? हाइपोथेसिस एनेबल अस टू स्पेसिफाई, हाइपोथेसिस enable us to specify, क्या स्पेसिफाई करने में हमें लायक बनाती है? What is true and what is false, ये हमें इस लायक बनाती है कि हम इस चीज को स्पेसिफाई कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो काफी महत्वपूर्ण काम करती है, पूरा दिशा ही दे रही है शोध कार्य। ठीक है, तो दो तीन बातों पर हमने इस वीडियो में बात की है। एक तो परिकल्पना क्या होती है, किसी भी समस्या का संभावित समाधान होती है। दूसरी, हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की कि ये टेस्टेबल होनी चाहिए। दूसरी, परिकल्पनाओं के साथ हार्मनी होनी चाहिए।
पार्सिमनी इसकी विशेषता है, समस्या का समाधान इसको देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेशनल डेफिनेशन से रिलेट करनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। इन सब बारे में हमने बात की कि ये विशेषताएं हैं इसकी। और काम क्या करती है, ये काम थ्योरी डेवलपमेंट में काम करती है, क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी लाती है अनुसंधान कार्यों में, वैलिडिटी को बढ़ाती है, ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाती है, और साथ ही साथ रिसर्चर को एनेबल करती है इस बात को तय करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसका पूरा सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच।